इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस में लिखिएगा टू मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्वल matrices are said to be equal if फर्स्ट लिखिएगा if they are of the same order, सेकंड लिखिएगा each element of first matrix, each element of first matrix is equal to the each element of first matrix is equal to the corresponding element is equal to the corresponding element of second matrix. ठीक है, ये होता है कि दो मैट्रिसेस जो हैं उन दो मैट्रिसेस को हम इक्वल तब कह सकते हैं जब उन दोनों का एक तो ऑर्डर सेम हो। अगर पहली वाली मैट्रिक्स 2/3 की है तो दूसरी भी 2/3 की होनी चाहिए, पहली चीज़। दूसरा कि उनका जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो आपस में इक्वल होने चाहिए, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए दोनों मैट्रिक्स, तभी उनको इक्वल कहा जा सकता है, नहीं तो नहीं। ऑर्डर भी सेम, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम। मैं बताता हूँ कैसे। एग्जाम्पल देखिएगा, मेरे आसान है। एग्जाम्पल नंबर 4 है। Example number 4, if मैट्रिक्स है 3/3 की है इस तरफ, x plus 3 z plus 4 x plus 3 z plus 4 2y minus 7 -6 a minus 1 और 0 b minus 3 minus 21 b minus 3 minus 21 और 0 is equal to 0 6 3y minus 2 0 6 3y minus 2 minus 6 minus 3 minus 6 minus 3 2c plus 2 2b plus 4 minus 21 और 0। ये दो मैट्रिसेस इक्वल दे रखी हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एक्स वाई एंड जेड। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एक्स वाई एंड जेड। ए बी सी एक्स वाई और जेड, इसकी हमको वैल्यू निकालनी है। अभी इन्होंने दोनों मैट्रिसेस के बीच में ये इक्वालिटी साइन लगाया है, इसका मतलब दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं। अब जब दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं तो हमको एक चीज़ तो दिखाई दे रही है कि ये वाली मैट्रिक्स भी 3/3 की है, ये वाली मैट्रिक्स भी 3/3 की है। तो दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर इक्वल हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। मतलब x plus 3 विल बी इक्वल टू 0, z plus 4 विल बी इक्वल टू 6, 2y minus 7 विल बी इक्वल टू 3y minus 2। तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे, तो आप आराम से इन अननोन्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखिएगा इसके सॉल्यूशन में, सिंस both matrices are equal, since both matrices are equal, so their corresponding elements will also be इक्वल टू ईच अदर। आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ, ये आपको सॉल्यूशन में लिखने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, तो देखिएगा ये x plus 3 है, ये पहला एलिमेंट है, पहली रो और पहले कॉलम का पहला एलिमेंट, सेम पोजीशन का एलिमेंट। यहाँ पर देखिए तो x plus 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या समझ में आता है कि x की वैल्यू होगी -3, पहली चीज़ ये। z plus 4 इज इक्वल टू 6, 4 को उधर ले जाएंगे, 6 minus 4 क्या हो जाएगा 2, तो z की वैल्यू क्या हो गई 2।
ये z की वैल्यू 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 3y माइनस 2। 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 3y माइनस 2। 3y को इधर ले आओ, 2y माइनस 3 और माइनस 7 को इधर ले जाओ, प्लस का 7 माइनस 2, तो 2y माइनस 3y इज माइनस y, 7 माइनस 2 इज 5, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया माइनस 5। y x y z ये तीनों वैल्यू आ गई। उसके बाद देखिए माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 6, a माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 3। a इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 1, यानी कि a की वैल्यू कितनी हो गई माइनस 2। उसके बाद देखिए 0 इज इक्वल टू 2c प्लस 2, प्लस 2 को इधर ले आओ तो ये माइनस 2 हो गया, इज इक्वल टू 2c, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो c इज इक्वल टू माइनस 1, c की वैल्यू माइनस 1 हो गई। इसी तरीके से a आ गया, c आ गया, b बचा, तो b के लिए ये वाला कर दो, b माइनस 3 इज इक्वल टू 2b प्लस 4, b माइनस 3 इज इक्वल टू 2b प्लस 4। अब 2b को इधर ले आओ तो b माइनस 2b और माइनस 3 को इधर ले आओ तो 3 प्लस 4, तो b माइनस 2b इज माइनस b और इज इक्वल टू 7, तो b की वैल्यू कितनी होगी माइनस 7। ठीक है, तो अगर मैट्रिसेस इक्वल दे रखी होती हैं तो उनका ऑर्डर इक्वल होना चाहिए जो कि दिखाई दे रहा है, और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। सही है, ठीक है। ऑनलाइन वाले बताएं, वास्तव क्लियर है? बत्सल? यस सर। ठीक है, चलिए जी। इसके बाद देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 5। Find the values of A, B, C and D find the values of A, B, C and D from the values of A, B, C and D from the following equation. From the following equation, ये क्या दे रखा है 2a प्लस b b माइनस 2b, एक 5c माइनस d और अगला एलिमेंट है 4c प्लस 3d इज इक्वल टू 4 माइनस 3 11 24, 4 माइनस 3 11 और 24, तो दोनों मैट्रिक्स 2/2 की है ना, और बीच में इक्वालिटी साइन दे रखा है, मतलब दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, तो इसका मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। ठीक है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में आपसे ये पूछा है कि आपको ए बी सी और डी की वैल्यू निकालनी है। 2a प्लस b इज इक्वल टू 4, इज इक्वल टू 4, और a माइनस 2b इज इक्वल टू माइनस 3। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 देखिए 5c माइनस d इज इक्वल टू 11, इक्वेशन 3, और 4c प्लस 3d इज इक्वल टू 24। इक्वेशन नंबर 4। अब आप ये देखिएगा कि इधर प्लस का 2b है, इधर प्लस का b है, इधर माइनस का 2b है, तो इक्वेशन नंबर 1 में 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 में 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस का 2 लिखो, है ना, और फिर दोनों को ऐड कर देना, या इसमें 2 को कर दो, आपकी मर्जी। तो इसमें 2 को मल्टीप्लाई कर दिया इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 क्या बन गई, 2 इंटू 2 है मतलब 4a प्लस 2b इज इक्वल टू 2 4 ज़ा 8। फिर ये है a माइनस 2b इज इक्वल टू माइनस 3, ये है हमारी इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 में 2 को मल्टीप्लाई करा तो ये इक्वेशन 1, ये भी दोनों को ऐड कर दीजिए, क्योंकि इधर प्लस है इधर माइनस है, दोनों को ऐड कर दिया। 4a प्लस 1a कितना हो गया 5a, और 8 माइनस 3, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 8 माइनस 3 क्या हो गया 5 हो गया, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1। क्लियर है? इसी तरीके से इक्वेशन नंबर 3 में देख लीजिए, तो क्या करना है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो बस, तो माइनस 3d हो जाएगा, फिर दोनों को ऐड करेंगे, माइनस 3d प्लस 3d 0 हो जाएगा। इसको 3 से मल्टीप्लाई करिए
इक्वेशन नंबर 3 क्या हो जाएगी? 3 5 सा 15c, 3 into minus d is minus 3d, 3 into 11 is 33, 4c plus 3d is equal to 24, minus 3d plus 3d कैंसिल आउट हो गया, 15 plus 4 19c, 33 plus 24 3 plus 4 57 हो गया, 19 3 सा 57। तो यहाँ से c की वैल्यू आ गई मेरे पास 3। अब देखिएगा हमारे पास 1 और 2 को सॉल्व करके a की वैल्यू आई। अब इक्वेशन 1 या 2 में किसी में भी a की वैल्यू डालो और b की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 1 में आपको a की वैल्यू डाल देंगे, तो 4a plus 2b is equal to 8, ठीक है। तो 4 into 1 plus 2b is equal to 8, तो 2b is equal to 8 minus 4, 2b is equal to 4, 2 2 4, b की वैल्यू 2 आ गई। इसी तरह से c की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 3 में या 4 में किसी में भी डाल दीजिए। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 4 में डाल दो। 4c plus 3d is equal to 24, तो 4 into c कितना है 3 plus 3d is equal to 24, तो 3d is equal to 24 minus 12, 3d is equal to कितना हो गया 12 हो गया, 3 4 सा 12, d की वैल्यू 4 आ गई। a1 b2 c3 d4 1 2 3 4 वैल्यू आ गई a b c d, ठीक है। समझ गए? चलिए अब जरा ये देखिएगा कि मैं ना इसमें बाकी सारे क्वेश्चंस जो हैं मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक दिया था फर्स्ट एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 6 इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस का ऐसे ही है, बिल्कुल आसान है, बेसिक सा क्वेश्चन है, ये भी कर लेंगे। 6 7 9 आपसे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 और 10 में आप अटकोगे। 8 में बताता हूँ क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 8 में है a इज इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन। कैपिटल A इज इक्वल टू ए आई जे स्क्वायर ब्रैकेट में और यहाँ लिखा हुआ है m क्रॉस n। वो बोल रहे हैं इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ चाहे तो हो जाए m इज इक्वल टू n। ठीक है, मैं गलत समझा। m इज इक्वल टू n, ये तो आसान है, आपको सभी को समझ में आ गया होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स में रो और कॉलम दोनों के दोनों इक्वल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 जो थर्ड ऑप्शन दे रखा है वो इसमें सही है। 9th वाला भी आप कर लेंगे। 10th वाला बताता हूँ। 10th वाले में क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 में है द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3×3 विद ईच एंट्री 0 और 1 इज। विद ईच एंट्री 0 और 1 इज। तो मेरे पास दो ही एलिमेंट्स हैं जो मैं मैट्रिक्स के अंदर रख सकता हूँ। मतलब इन्होंने मैट्रिक्स बोली कितने ऑर्डर की, 3×3 की, ठीक है। और मेरे पास जो एलिमेंट्स हैं वो दो ही अवेलेबल हैं, 0 1 0, इस तरीके से ही मैं रख सकता हूँ। तो हम क्या लिखेंगे कि वो पूछ रहे हैं
कि द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस, तो ऐसी आप कितनी मैट्रिसेस बना सकते हैं। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, लिखिएगा, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस, नहीं फॉर्मूला नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स अवेलेबल की पावर m क्रॉस n, जो भी आपको ऑर्डर दे रखा है उसकी पावर में m क्रॉस n। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स अवेलेबल, मेरे पास कितने एलिमेंट्स अवेलेबल हैं? हाँ नहीं, दो ही एलिमेंट्स अवेलेबल, दो ही, या तो 0 या फिर 1। ठीक है, ये तो मैंने ऐसे ही लिख कर दिखा दिया था कि 0 1 0 1 0 0 0 0 1, बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। तो वो सारे आपको करके नहीं दिखाने, आपको तो बस एक फॉर्मूला लगा देना। तो हमारे पास एलिमेंट्स कितने अवेलेबल हैं? 0 एंड 1, बस दो ही हैं। तो 2 की पावर m मल्टीप्लाइड बाई n, यानी कि 3/3, मतलब कितना हो गया? 9। तो 2 की पावर 9 इज 5/2। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आपका करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद एडिशन एंड subtraction of matrices, इसमें लिखें corresponding elements should be added, corresponding elements should be added or subtracted, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा एज रिक्वायर्ड, जैसी ज़रूरत हो ऐसा करें। ठीक है, तो इसके लिए कुछ अलग से समझाने की ज़रूरत नहीं है कि corresponding element should be added और subtracted। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। स्टार बनाकर लिख लीजिए, ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस to be added or subtracted must be same। ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस टू बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, तो जिन भी मैट्रिसेस को हमको आपस में ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। और कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, जैसे यहाँ पर क्या कर रहे थे, इक्वालिटी में हम कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट कर रहे थे, एक दूसरे के बराबर रख रहे थे। वहाँ पर क्या करना है, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देना है। सब्ट्रैक्शन का साइन है, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर देना है, बस और कुछ नहीं है। एक एग्जांपल कराऊंगा इसका बेसिक सा, ये देखिए एग्जांपल नंबर 6 है। एग्जाम्पल 6 में है गिवन a इज इक्वल टू √3 1 minus 1 √3 1 minus 1 और फिर 2 3 0 2 3 0। ऑर्डर 1 और 2, दो रो, 1 2 3 3 कॉलम, तो 2/3। ठीक है, ये हो गया। एंड b इज इक्वल टू 2√5 1 2√5 1 minus 2 3 1/2। तो भाई फाइंड a plus b। फाइंड a plus b, आपको a plus b कैलकुलेट करना है। a plus b बिल्कुल सिंपल, इसका पहला एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट में ऐड कर दो तो √3 + 2, इसका दूसरा एलिमेंट इसमें ऐड कर दो 1 + √5।
इसका तीसरा एलिमेंट इसमें ऐड कर दो -1 + 1, इसका ये वाला एलिमेंट इसमें ऐड कर दो -2 + 2, 3 + 3, 0 + 1/2, +1 -1 +2 -2 कैंसिल आउट, तो ये हो गया 2 + √3, 1 + √5, 0 0 6 1/2। ठीक है, कुछ करने लायक टॉपिक नहीं है, समझ गए ना। अगर मान लीजिए बीच में सब्ट्रैक्शन का होता तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट, बस ये करना है। ठीक, ऐसे ही एक और देख लो। एग्जाम्पल नंबर 7, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाई अ स्केलर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाई अ स्केलर। स्केलर का मतलब क्या होता है, कोई भी कांस्टेंट नंबर। तो अगर किसी भी मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करना है तो कुछ भी नहीं है, मतलब अगर मान लो इसी मैट्रिक्स को, ये मैट्रिक्स दे रखी है बी है, अगर कोई बोले इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है तो इसके हर एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करते चले जाओ, बस इतना है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन देखिएगा, इफ ए इज इक्वल टू, एग्जाम्पल 7 में है, इफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 2 3 1, 1 2 3 2 3 1, b is equal to, and b is equal to 3 - 1 3, 3 - 1 3, -1 0 2, -1 0 2, then find 2a minus b। then find 2a minus b। मुझे 2a minus b फाइंड आउट करना है, बेहद आसान है। b में तो कुछ करना नहीं है, a वाले में बस 2 को मल्टीप्लाई कर देना है, तो 2a minus b, इसका मतलब 2, पहले a लिखो, 1 2 3 2 3 1, माइनस b कितना है, 3 - 1 3, -1 0 और 2, ये हो गया। अब देखिएगा, अब ये 2 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हर एक एलिमेंट में, तो 2 1 2 2 4 2 3 6, 2 2 4 2 3 6 और 2 1 2, माइनस 3 - 1 3 -1 0 और 2, ये है 2 - 3 पहला एलिमेंट, दूसरा 4 - -1 मतलब 4 + 1, तीसरा एलिमेंट 6 - 3, फिर ये 4 - -1 मतलब 4 + 1, 6 - 0, फिर 2 - 2, 2 - 3 is -1, 4 + 1 is 5, 6 - 3 is 3, 4 + 1 is 5, 6 - 0 is 0, 2 - 2 is, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अगर हम कोई भी दो मैट्रिसेस को ऐड कर रहे हैं या कोई भी दो मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो रिजल्ट में भी हमारे पास मैट्रिक्स ही आएगी। एक एग्जांपल नंबर 8 है, वो मैं लिखकर हिंट देकर छोड़ रहा हूँ, आप करेंगे, ठीक है। और अभी करेंगे एग्जांपल नंबर 8। एग्जांपल नंबर 8 में है, इफ a इज इक्वल टू, if a is equal to 8 0 4 minus 2, 8 0 4 minus 2 3 6, ये a हो गया, and b is equal to 2 minus 2 4 2 2 minus 2 4 2 minus 5 1 तो ऑर्डर बताइए इसका क्या है, ए मैट्रिक्स का, हाँ 3/2,
एक दो तीन रो है, एक और दो कॉलम है, तो 3/2 इसका ऑर्डर भी 3/2। अब वो बोल रहे हैं फाइंड अ मैट्रिक्स एक्स, फाइंड अ मैट्रिक्स कैपिटल एक्स such that find a matrix capital X such that 2a plus 3x is equal to 5b। ठीक है, 2a plus 3x is equal to 5b। तो अब आप ये देखिएगा कि ये तीन मैट्रिक्स हो गई यहाँ पर, एक तो a दे रखी है, एक b है वो भी दे रखी है। अब जो मैट्रिक्स x पूछ रहे हैं ना, क्योंकि एडिशन है और इक्वलिटी साइन लगा हुआ है, तो इक्वलिटी में भी और एडिशन में भी मैट्रिक्स जो है वो दोनों सेम ऑर्डर की होनी चाहिए। तो जो कैपिटल एक्स है, कैपिटल एक्स भी 3/2 की होनी चाहिए, और कैपिटल एक्स कोई नंबर नहीं होगा, वो पूरी मैट्रिक्स होगी। तो आप यहाँ पर क्या कहेंगे, ये लिखेंगे लेट कैपिटल एक्स इज इक्वल टू, इसी तरीके से ऐसी मैट्रिक्स ए बी सी डी ई एफ बन गई 3/2 की। अब इसको इस इक्वेशन में डालो और ए बी सी डी ई एफ इनकी वैल्यूज निकालो। ए बी सी डी ई एफ की वैल्यूज आएंगी, तो वैल्यूज आएंगी उसको इसमें रखेंगे, कैपिटल एक्स मैट्रिक्स तब बताएंगे। कर लेंगे भाई। 2a का मतलब क्या है, 2 मल्टीप्लाई करना है इसके सारे एलिमेंट्स में। 3x का मतलब क्या है, 3 मल्टीप्लाई करना है x के सारे एलिमेंट्स में। x एक अननोन मैट्रिक्स है, तो उसको मैट्रिक्स की तरह मानना पड़ेगा, मतलब उसके अंदर उतने ही एलिमेंट्स होंगे जितने इन दोनों में। कर लेंगे, बिल्कुल कर सकते हैं। और ऐसे ही करेंगे जैसे 3x करा आपने, 3x करने के बाद में सॉरी ये 3x को इधर छोड़ दिया और 5b - 2a कर दिया। 5b - 2a करके हमारे पास वैल्यू आ गई। अब जो ये 3 है उसको हर एक एलिमेंट को डिवाइड करना होगा, डिवाइड करना भाई 3x है ना इधर, ये भी करा जा सकता है, ये भी ठीक है। ठीक है, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ, आपको जैसे ठीक लगे वैसे करो उसको। जैसे समझ गए वत्सल, समझ में आ गया ना? हाँ जी सर। ठीक है, एक बार ट्राई करो जरा।
ओके, है तुम्हारी वाली बुक में ये आंसर मैच हो गया। बताओ भाई, सभी का हो गया? अगर हो गया है तो फिर मैं आगे बढ़ूँ। हाँ, एग्जाम्पल नंबर 9 भी छोड़ रहा हूँ मैं, 10 भी छोड़ रहा हूँ। नाइन 10 में छोड़ रहा हूँ अभी। टाइम बताइए, टाइम कितना हो रहा है? कितना? 6 7, ठीक है। तो 9 और 10 मैंने छोड़ दिया, ये तो आप लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 जो एग्जाम्पल 11 है, एग्जाम्पल 11 लास्ट के 5 मिनट में बताऊंगा बस, ठीक है। जो मेन टॉपिक है उस पर आ जाओ, अभी तक तो ये सब बच्चों वाली चीज़ें थी। अब मेन टॉपिक पर आ जाइए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ये आज समझ कर जाना है आपको, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो यहाँ कहानी थोड़ी सी ना उल्टी चलेगी। अब ये मैं मिटा रहा हूँ, सारा मिटा दूँ, ठीक है। हाँ जी, हाँ नहीं, प्रॉपर्टी वगैरह कुछ ज़रूरत नहीं है। प्रॉपर्टी में एक वो है, कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी है, a प्लस बी करो तो b प्लस ए हो जाता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, a में पहले b को मल्टीप्लाई कर दो फिर c में मल्टीप्लाई, वो सेम है, वो कुछ नहीं है, वो नंबरों की तरह ही चलेगा। सुना, मल्टीप्लिकेशन जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है इस मैट्रिक्स वाले चैप्टर में। शुरुआत में 2-3 क्वेश्चंस में थोड़ा सा आपको टाइम लग सकता है, उसके बाद प्रैक्टिस हो जाएगी। हेडिंग डालिएगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, इसमें लिखिएगा 2 मैट्रिसेस कैन ओनली बी मल्टीप्लाइड, बल्कि 2 मैट्रिसेस A एंड B A and B can only be multiplied if number of columns of A is equal to number of rows of B। ये देखना होता है, इसमें ऑर्डर वगैरह नहीं चेक करना होता हमको कि ऑर्डर सेम है डिफरेंट है, वो कुछ नहीं। पहली मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स का रो वो दोनों सेम होने चाहिए, ठीक है। देखिएगा फॉर एग्जांपल इफ C इज इक्वल टू, कोई मैट्रिक्स है C, इफ C इज इक्वल टू 1 - 1 2 1 - 1 2 0 3 4 0 3 4, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो गया 2/3। एंड D इज इक्वल टू 2 7 2 7 -1 1 5 - 4, इसका ऑर्डर हो गया 3/2। तो अगर मुझे C और D को मल्टीप्लाई करना है तो C मल्टीप्लाइड बाई D इज इक्वल टू 1 - 1 2 0 3 4, ये हो गया 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 2 7 -1 1 5 -4 3/2,
तो देखिए पहली वाली जो मैट्रिक्स है ना उसका तो कॉलम और दूसरी वाली मैट्रिक्स का जो रो है वो दोनों सेम होने चाहिए, ठीक है। ये दोनों सेम हो गए। अब बचा क्या, इस वाली मैट्रिक्स में बचता है 2, इसमें क्या बचता है 2, तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी वो 2x2 ऑर्डर की आएगी, समझ गए। अब वो किस तरीके से होगा, वो ऐसे होगा कि हमने शुरुआत करी कॉलम से कि पहली मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स का रो वो सेम होगा, तो कॉलम और रो का काम यहाँ खत्म हो गया। अब बचती है पहली वाली मैट्रिक्स की रो बचती है और इस वाली मैट्रिक्स का बचता है कॉलम, समझ गए। तो इसका क्या बचता है रो और इसका क्या बचता है कॉलम, ये बचता है। तो अब क्या करेंगे, इसकी पहली रो और इसका पहला कॉलम उसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसकी दूसरी रो और इसके दूसरे कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, समझ गए। तो चेक क्या किया जाता है, जैसे सी और डी है तो चेक पहले क्या करेंगे कि इसका कॉलम और इसकी रो ये दोनों इक्वल है कि नहीं। अगर ये दोनों इक्वल हैं तब आगे बढ़ेंगे, नहीं तो वही कह देंगे कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल बिकॉज नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। वही कह देंगे कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है, यहाँ तो पॉसिबल है। उसकी रो और उसकी कॉलम डिफरेंट हो सकती है, हो सकती है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि ये 2 और 2 का हो, ऐसा भी हो सकता है 2/1 का हो, मतलब ये 2 हो और ये 1 हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब क्या करेंगे, इसकी पहली रो और इसका पहला कॉलम, तो पहली रो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मल्टीप्लाई करेंगे 1 into 2। ये तो मुझे समझ में आ गया कि मैट्रिक्स बनने वाली है 2/2 ऑर्डर की, मतलब मैट्रिक्स ऐसी होगी A11 A12 A21 A22, ठीक है। तो A11 का मतलब क्या हो गया, पहली रो और पहला कॉलम, पहली रो और पहला कॉलम। A12 का मतलब पहली रो और दूसरा कॉलम, समझ गए। तो वही चीज़ है कि पहली रो और पहला कॉलम ये लेकर चलेंगे, तो पहली रो और पहला कॉलम यहाँ पर आ जाएगा A11 वाली जगह पर, तो 1 into 2 1 into 2 प्लस -1 into -1 -1 into -1 प्लस 2 into 5 2 into 5। ये पूरा का पूरा क्या हो गया, ये पूरा का पूरा हो गया A11। अब क्या है A12, यानी कि पहली रो और दूसरा कॉलम, पहली रो और दूसरा कॉलम 1 into 7, थोड़ा सा गैप लेकर लिखेंगे 1 into 7, फिर -1 into 1 प्लस -1 into 1 प्लस फिर 2 into -4 2 into -4 ब्रैकेट बंद। ये मेरे पास पूरा का पूरा क्या आ गया A11, ये पूरा का पूरा क्या आ गया A12। अब चाहिए A21, यानी कि दूसरी रो और पहला कॉलम, दूसरी रो और पहला कॉलम 0 into 2 0 into 2 प्लस 3 into -1 3 into -1 प्लस 4 into 5, फिर A22 मतलब दूसरी रो और दूसरा कॉलम 0 into 7 प्लस 3 into 1 प्लस 4 into -4 4 into -4 हो गया, ठीक। अब क्या करेंगे, अब सीधे सीधे सिंप्लीफाई करिए। 1 into 2 2 -1 into -1 is +1 2 into 5 is 10 1 into 7 is 7 -1 into +1 is -1 2 into -4 is -8 0 into 2 is 0 3 into -1 is -3 4 into 5 is 20, फिर 0 into 7 is 0 3 into 1 is 3 and 4 into -4 is -16 is equal to 2 plus 1 3 3 plus 10 is 13 -1 और -8 -9 7 -9 is -2 20 minus 3 is प्लस का 17 3 minus 16 is माइनस का 13 हो गया 2/2, ठीक है। अच्छा अब जैसे यहाँ से C और D पूछा है हमसे, अब मान लीजिए वो आपसे कहते हैं कि D into C करना है, D into C इस वाले केस में पॉसिबल हो जाएगा अगर DC पूछा जाए तो D पहले लिखेंगे 2 7 -1 1 5 -4, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया 3/2, लिख दीजिए 3/2 मल्टीप्लाइड बाई 1 -1 2 1 -1 2 0 3 4
तो इसका नंबर ऑफ कॉलम और इसका नंबर ऑफ रो ये सेम होना चाहिए, ठीक है, सेम आ रहा है। अब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी वो किस ऑर्डर की आएगी? 3/3। इधर 3 बचा, इधर 3 बचा, तो 3/3 की आएगी। 3/3 मतलब कैसी होगी? A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ऐसे ये आ गई। तो A11 का मतलब क्या? कि इसका पहली रो और पहला कॉलम कैसे बनेगा? 2 × 1 + 7 × 0, 2 × 1 + 7 × 0। फिर A12 मतलब पहली रो और दूसरा कॉलम, तो 2 × -1, 2 × -1 + 7 × 3, ये हो गया, ठीक है। फिर पहली रो और तीसरा कॉलम, तो 2 × 2, 2 × 2 + 7 × 4, 2 × 2 + 7 × 4, ठीक है। चलिए जी अगला देखते हैं। तो पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम, ये हो गया। उसके बाद दूसरी रो और पहला कॉलम -1 × 1 प्लस दूसरी रो इंटू दूसरा कॉलम -1 × -1, एक मिनट, -1 × 1 + 1 × 0, ये हो गया। दूसरी रो दूसरा कॉलम -1 × -1 प्लस 1 × 3 प्लस 1 × 3, ठीक है। उसके बाद दूसरी रो तीसरा कॉलम -1 × 2 प्लस 1 × 4, ठीक। उसके बाद देखिएगा कई बार ना गलती हो जाती है, हमें शुरुआत में प्रैक्टिस नहीं होती उसकी। तो एक चीज़ याद रखना कि एक पेन ऐसे रख लेना, एक पेन ऐसे रख लेना कि मेरे को हर एक एलिमेंट को करना है मल्टीप्लाई। कई बार ऐसा होता है कि जल्दीबाजी में ना हम इसकी मतलब इसकी रो ले लेते हैं और इसका कॉलम ये वाला ले लेते हैं और उसको लिख देते हैं पहली वाली पोजीशन पर। तो एक पेन ऐसे रख देना हॉरिजॉन्टली और एक पेन इस वाले कॉलम को ले रहे हो तो यहाँ वर्टिकली रखना, इस वाले कॉलम को ले रहे हो तो यहाँ वर्टिकली, इस वाले कॉलम को तो ऐसे। तरीका बता रहा हूँ, बस शुरुआत में ज़रूरत पड़ेगी 2 या 3 क्वेश्चंस में। उसके बाद फिर आपको ना मतलब हैबिट हो जाएगी, फिर दिक्कत नहीं आएगी। समझ रहे हैं? प्रतीक क्लियर है? फिर अब क्या है 3-1, तो A31 तो तीसरी रो और पहला कॉलम 5 × 1 प्लस -4 × 0। फिर तीसरी रो दूसरा कॉलम 5 × -1 प्लस -4 × 3। फिर 5 × 2 प्लस -4 × 4, हो गया। चलिए जी आगे चलते हैं। 2 × 2 2 + 0, 2 × -1 is -2, -2 + 21, 2 × 2 is 4, 4 + 28, -1 × 1 is -1 plus 0, -1 × -1 is +1, 1 × 3 is 3, -1 × 2 is -2, plus 4, 5 × 1 is 5, plus 0, -5, -12, 5 2s are 10, तो ये हो गया माइनस का 16, ठीक है। 2 + 0 is 2, 21 - 2 is 19, 28 + 4 is 32, -1, 1 + 3 4, 4 - 2 + 2, 5 + 0 5, -5 - 12 -17, 10 - 16 is माइनस का 6। तो ये जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है ये आ गई 3/3 की मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेशन समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए जी, तो यही है इसमें थोड़ा सा जिसमें दिमाग लगाया जाता है, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन के ज़्यादा तो नहीं, कुछ क्वेश्चंस आपको दूंगा, ट्राई करना। और अब जरा आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 11 पर, जो एग्जाम्पल नंबर 11 हमने बीच में अभी छोड़ा था, ठीक है। डाउट तो नहीं है मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। चलिए जी एग्जाम्पल नंबर 11 देखते हैं जरा।
देखिए एग्जांपल नंबर 11, टू फार्मर्स रामकिशन एंड गुरचरण कल्टिवेट्स ओनली 3 varieties of rice, basmati, परमल एंड नौरा. The sale in rupees of these varieties of rice by both the farmers in the month of September and October are given by the following matrices A and B. तो एक मैट्रिक्स दे रखी है A, एक मैट्रिक्स दे रखी है B. तो इसको इन्होंने ऐसे दिया है कि सेल इन द मंथ ऑफ सितंबर एंड अक्टूबर इन रुपीज. एग्जाम्पल नंबर 11. तो ए है अच्छा, सबके आगे 1000 लिखा हुआ है, सबके आगे 1000 लिखा हुआ है. तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 1000 हटा रहा हूँ, मैं 1000 हटा रहा हूँ. मैं ऐसे लिख रहा हूँ इसको 10, 20, 30, 10, 20, 30 और 50, 30, 10, 50, 30 और 10. ठीक है, इतना लिखकर जो ऊपर लिखेंगे यहाँ पर, ये बासमती है, ये परमल है और NA मतलब नौरा, शॉर्ट में लिख दिया. ठीक, उसके बाद ये सब, और ये जो इतना है ये है रामकिशन की क्रॉप और ये गुरचरण की क्रॉप है. ठीक है, अब यहाँ पर आप लिख दीजिए सितंबर सेल्स क्रॉस 1000 रुपीज. ऐसे लिख देना. क्रॉस 1000 का मतलब क्या है कि हर एक जो है वो 1000 में मल्टीप्लाई होगा. ठीक है, तो क्रॉस का मतलब मल्टीप्लाई होगा. तो 10,000 रुपीज मतलब रामचरण ने सितंबर के महीने में बासमती चावल 10,000 रुपये का बेचा, परमल चावल जो है वो 20,000 रुपये का बेचा और जो नौरा है वो 30,000 का बेचा. ठीक है, तो ये उसकी सेल्स है, रामचरण की, रामकिशन की और ये गुरचरण की. उसके बाद बी देखिएगा, ये तो सितंबर का है, इसी तरीके से अक्टूबर का भी है, दोनों का. तो इसमें है 5,000, 10,000, 6,000. तो मैं लिखूंगा 5, 10 और 6, 5, 10 और 6, 20, 10, 10, 20, 10, 10. अक्टूबर सेल्स अगेन इंटू 1,000 रुपीज. यहाँ पर वही लिख दीजिए बासमती, परमल और नौरा, रामकिशन और गुरचरण. हाँ जी, अब फर्स्ट पार्ट में वो पूछ रहे हैं फाइंड द कंबाइंड सेल्स इन सितंबर एंड अक्टूबर फॉर ईच फार्मर इन ईच वैरायटी. फाइंड द कंबाइंड सेल्स इन सितंबर एंड अक्टूबर. तो कंबाइंड सेल्स का मतलब क्या है, ए और बी को दोनों को ऐड कर दो. सितंबर और अक्टूबर की टोटल सेल्स पूछ रहे हैं, कर लेंगे. ए और बी को ऐड कर देना. अच्छा, उसके बाद में सेकंड पूछ रहे हैं फाइंड द डिक्रीज इन सेल्स फ्रॉम सितंबर टू अक्टूबर. तो हमें हर चीज़ दिखाई दे रही है कि सितंबर में लोग कुछ ज़्यादा ही चावल खा रहे थे, तो सितंबर में कुछ ज़्यादा बिका और अक्टूबर में उतना नहीं बिका. तो क्या करना है 10 - 5, 20 - 10 मतलब A - B करना है. आपको पहले पार्ट में A + B करना है, दूसरे पार्ट में A - B करना है. ठीक है, क्या थर्ड है, इफ बोथ द फार्मर्स रिसीव 2% प्रॉफिट ऑन ग्रॉस सेल्स, कंप्यूट द प्रॉफिट फॉर ईच फार्मर एंड फॉर ईच वैरायटी सोल्ड इन अक्टूबर. अक्टूबर की बात करनी है. अक्टूबर की वो प्रॉफिट अगर हम निकालना है तो प्रॉफिट मैट्रिक्स निकाल लो हर फार्मर का, एक ही में आ जाएगा. थर्ड पार्ट, फर्स्ट में करना है A + B, सेकंड में करना है A - B. अब जो थर्ड पार्ट है उसमें आप लिखिएगा प्रॉफिट मैट्रिक्स. अक्टूबर की प्रॉफिट मैट्रिक्स निकालनी है. कैसे निकलेगी, वो बोल रहे हैं कि उसको ना जो दोनों जो क्रॉप्स बेच रहे हैं उनको 2% का प्रॉफिट हो रहा है, 2% का प्रॉफिट हो रहा है. तो इसका मतलब क्या है, पूरी बी मैट्रिक्स का 2% निकाल दीजिए. ठीक है, 2% ऑफ बी. 2% का मतलब क्या है, 2/100. ठीक है, तो 2/100 मल्टीप्लाइड बाई, अब वो वैल्यूज लिख लेना, 1000 अंदर ही लिख लेना. 5,000, 10,000, 6,000, 20,000
10,000 10,000, ठीक है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 50 2 जा बेचारे को 100 रुपये का फायदा वो बासमती चावल बेचकर। उसे 100। अच्छा अब देखिएगा यहाँ पर क्या हो गया 200, यहाँ पर 2 0 से 2 0 कट गए 120, 2 0 से इधर 2 0 कट गए तो 200, ऐसे यहाँ पर 400 तो नहीं, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ना, 2 0 से 2 0 कट गए। 20,000 में 400 होगा। अच्छा 400 और यहाँ पर 1990 में लिखी गई थी ये बुक, उसके बाद इन्होंने चेंज ही नहीं करा। ऐसी कई जगह आता है कि वो कॉस्ट निकालते हैं इसमें, तो वो एक चेयर की कॉस्ट आती है 100 रुपये और टेबल की आती है 150 रुपये, तो वो पुराने ज़माने की लिखी हुई है। ठीक है, क्लियर है? हाँ चलिए जी, अब मैं आपको इसका होमवर्क कुछ भेजूंगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 फोटो भेज दूंगा फिर भी। ठीक है जी, इतना करना है।